कहानी शुरू होती है एक एवरेज जापानी वर्कर ताकारू के साथ जो काम से घर लौट रहा है। वह अपनी मोनोटोनस रूटीन से ऊब कर चेंज इन पेस के लिए टीवी देखने बैठता है। जैसे ही वह टीवी ऑन करता है, स्क्रीन पर एक आकृति को देखते ही उसके चश्मे ब्राइटली ग्लो करने लगते हैं और वह एक अजीब दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाता है। एक अजीब आदमी तकारू को चाय के साथ ग्रीट करता है, जिससे वह कंफ्यूज्ड हो जाता है। आदमी बताता है कि वह उनके सोलर सिस्टम मैनेजर हैं। तकारू देखता है कि मैनेजर अपनी उंगली पर माटियस नाम का एक छोटा मिनी प्लैनेट बनाता है। मैनेजर कहता है कि प्लैनेट मैटियस एक इनहॉस्पिटेबल जगह है जहां कोई सिविलाइजेशन पनप नहीं सकती। वह उस मिनी प्लैनेट पर एक बूंद पानी डालता है और कहता है कि मैटियस पर जाने के बाद तकारू का यही इफ़ेक्ट होगा। अचानक मिली इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से तकारू शॉक्ड हो जाता है। मैनेजर बताता है कि चूंकि तकारू पहले से ही डेड है, इसलिए वह अपनी सोल खो देगा। तकारू को लगता है कि उसके पास कोई चॉइस नहीं है। मैनेजर समझाता है कि नई दुनिया में उसकी मदद के लिए उसे स्पेशल पावर्स मिलेंगी। वह तकारू को इन्फिनिट माना देता है और पूछता है कि क्या उसे और शक्तियाँ चाहिए। तकारू के लिए एक क्यूट हारी खरगोश जैसा मांगता है। मैनेजर नोट करता है और फिर उसे रेयर आइटम्स को खोजने और बेचने के लिए एक एक्सपेंडेड सर्च एबिलिटी देता है। और भी पावर्स लिखने के बाद मैनेजर बताता है कि उसके पास सारा लूट स्टोर करने के लिए एक बॉटमलेस बैग होगा और वह मियन लैंग्वेज बोल पाएगा। अचानक तकारू का शरीर वैनिश होने लगता है और मैनेजर सोचता है कि उसने शायद उसे भी टू बना दिया। वह तकारू के पार्टनर को देखकर कंसर्न महसूस करता है, लेकिन कहता है कि वह फाइन होगा। तकारू को लगता है कि उसे बुरी तरह से स्कैम्ड किया जा रहा है, लेकिन उसकी विजन फेड्स टू ब्लैक हो जाती है और वह नई दुनिया में प्रवेश कर जाता है। मैटियस पर पहला दिन जल्द ही वह एक हरे भरे लश फॉरेस्ट में एक पेड़ से टिका हुआ जागता है। ऊपर देखने पर तकारू को आसमान में एक विशाल रिंगेड प्लैनेट दिखाई देता है। वह और लोगों को खोजने के लिए खड़ा होता है। कुछ देर चलने के बाद तकारू को एक विलेज मिलता है, लेकिन बिना पैसे के वह वरीड होता है। मैनेजर की सर्च एबिलिटी याद करके वह आइटम्स खोजने की कोशिश करता है। कुछ नहीं होता और वह अपनी छड़ी निकाले एक इडियट की तरह दिखता है। यह सोचकर कि उसने स्पेल कास्ट में गड़बड़ कर दी, वह ज़मीन पर स्पेल लिखने की कोशिश करता है। सर्च स्पेल आखिरकार एक्टिवेट हो जाता है और उसके आसपास की कई आइटम्स की लोकेशंस दिखाता है। तकारू उनमें से एक आइटम को स्कैन करता है। पता चलता है कि यह बी ग्रेड नाइट ग्रास है। उसकी रैंक से एक्साइटेड होकर वह घास उठाता है और बाकी आइटम्स लेने के लिए चलता है। हालांकि बाकी सब ई रैंक के होते हैं, जिससे वह डिसअपॉइंटेड हो जाता है। फिर उसे एक प्रिटी रॉक मिलती है, लेकिन स्कैन से पता चलता है कि वह असल में मॉन्स्टर पूप है। तकारू शॉक्ड है कि वह पूप वास्तव में सी रैंक्ड है और अपने आइटम्स को बैग में स्टोर कर लेता है। वह गांव में आइटम्स बेचने के लिए निकलता है और प्रवेश द्वार पर एक यॉर्निंग गार्ड को देखता है। गार्ड उसकी ऊंचाई से सरप्राइज्ड होता है और पूछता है कि क्या वह एक नाइट है। तकारू समझाता है कि वह सिर्फ एक गैदरर है और गार्ड अपना परिचय कैप्टन मार्लो के रूप में देता है। मार्लो दरवाज़ा खोलने के लिए चलता है, समझाता है कि उनके गांव में तकारू की हर्ब्स खरीदने के लिए एक जनरल स्टोर है। तकारू अंदर जाते हुए उत्सुक स्टेयर से एम्बैरेस्ड महसूस करता है। वह जनरल स्टोर में जाता है और शॉपकीपर पूछता है कि क्या उसे कुछ चाहिए। तकारू पूछता है कि क्या वह मॉन्स्टर पूप बेच सकता है और शॉपकीपर आइटम की क्वालिटी से एक्साइटेड हो जाता है। वह तकारू को बताता है कि यह एक गोल्ड कॉइन में बिकेगा। तो तकारू पूछता है कि क्या यह इनमें रुकने के लिए काफ़ी होगा। शॉपकीपर बताता है कि एक गोल्ड कॉइन 2 रातों का इनका किराया दे सकता है, जिसका खर्च 500 रेव्स प्रति रात है। तकारू शॉक्ड है कि पूप इतना वर्थ रखता है और खुशी से शॉपकीपर का प्राइस स्वीकार कर लेता है। शॉपकीपर चमकदार पूप को अपने चेहरे पर रगड़ता है और पूछता है कि क्या तकारू के पास और मटेरियल्स हैं। तकारू उसे सारी हर्ब्स दे देता है। अपनी स्किल्स से शॉपकीपर को इम्प्रेस करता है। शॉपकीपर पूछता है कि वह अपने छोटे से स्टोर में रेयर आइटम्स क्यों बेच रहा है। इस पर तकारू कहता है कि वह एक ट्रैवलिंग मर्चेंट है, यह सोचकर कि उसके पास स्किल्स हैं। शॉपकीपर तकारू से एक सीरियस जॉब मांगता है। वह एक पूर्वी पहाड़ से कुछ रेयर माइथिल और की रिक्वेस्ट करता है और तकारू एक लोकल मैप मांगता है। शॉपकीपर नोट करता है और तकारू को उसके सभी आइटम्स के लिए
360 शून्य रेट्स का भुगतान करता है। इतना पैसा देखकर तकारू की आंखें बाहर निकल आती हैं, लेकिन शॉपकीपर चेतावनी देता है कि पहाड़ में मॉन्स्टर्स मिलेंगे। अपने पैसे से तकारू आराम करने के लिए एक इन बुक करता है। एक इन एम्प्लॉई गर्म पानी का एक टब लेकर कमरे में आती है। वह तकारू को बताती है कि वह पानी से अपना शरीर साफ कर सकता है, और तकारू पूछता है कि वह फुल बाथ कहाँ ले सकता है। वह बताती है कि उनकी दुनिया में केवल नोबिलिटी ही फुल बाथ्स का खर्च उठा सकते हैं, लेकिन तकारू एक वाटर मैजिशियन से भी पूछ सकता है। अपनी मैजिक का उपयोग करने के लिए एक्साइटेड तकारू कटोरा लेता है और लड़की को कुछ अच्छे पैसे देकर जाने को कहता है। उसे भेजने के बाद तकारू वाटर बाथ के लिए शब्दों का चैंटिंग करने की कोशिश करता है। क्लीन शब्द एक पानी का बहाव बनाता है जो तकारू के शरीर को डीप क्लींस करता है। उसके कमरे के बाहर लड़की तकारू की यूफोरिक नॉइजेस से सरप्राइज्ड होती है। तकारू खुश है कि उसका शरीर क्लीन है, लेकिन फुल कोजी बाथ में सोख न कर पाने से फ्रस्ट्रेटेड है। अगले दिन तकारू कुछ और हर्ब्स गैदर करता है और फिर एक स्पेड सिंबल पाता है। उसे चेक करने पर वह कुछ फाइटिंग गियर पहने एक रॉटन स्केलेटन पाता है। तकारू शॉक में पीछे हट जाता है, महसूस करता है कि यह एक मरे हुए एडवेंचरर का शरीर है। वह एक एम्यूलेट उठाता है जिसमें एडवेंचरर की बहन का एक लेटर होता है। तकारू को पता चलता है कि एडवेंचरर अपने पिता की बीमारी ठीक करने के लिए पैसे खोज रहा था, लेकिन उसकी बहन चाहती थी कि वह घर लौट आए। मरे हुए सोल के लिए दुखी महसूस करते हुए वह उसके लिए एक ग्रेव बनाता है और कुछ प्रेयर्स करता है। उसके बाद वह अपने चारों ओर एक मैजिक बैरियर बनाता है और आग जलाने के लिए कुछ फ्यूल का उपयोग करता है। तकारू आग पर एक पॉट रखता है और उसमें कुछ पानी और वेजीज भरकर एक स्ट्यू बनाता है। फिर वह स्ट्यू में मीट डालता है और हीट को इंग्रेडिएंट्स को पकाने देखता है। स्टू तैयार होने पर तकारू एक बाइट लेता है। उसे डिलीशियस पाकर वह आइस स्काई वर्ल्ड की इतनी फ्लेवरफुल स्पाइसेस देने के लिए प्रशंसा करता है। खाने के बाद तकारू एंशिएंट ड्रैगन्स के वाइट फॉरेस्ट में जाता है। पास में डेंजरस मॉन्स्टर्स होने की जानकारी होने पर वह एक स्पेल से कुछ लाइट बनाता है। लाइट उसके चारों ओर कुछ हर्ब्स दिखाती है और न होने से तकारू डिसअपॉइंटेड होता है। कोई मॉन्स्टर न मिलने के लिए ग्रेटफुल महसूस करते हुए वह हर्ब्स चुनना शुरू कर देता है। तकारू सोचता है कि उसकी भयानक बॉडी ऑर्डर मॉन्स्टर्स को दूर भगा रही होगी और खुशी से फॉरेस्ट में डैश करने लगता है। वह जल्द ही टनल के अंत में लाइट पाता है और बाहर निकलने के लिए उसका पीछा करता है। हालांकि तकारू सीधे एक चाज़म में दौड़ जाता है और पिट में गिरने लगता है। वह जल्दी से पूरा डिक्शनरी चैंट करता है और अंत में फ्लाई करने का स्पेल पाता है। स्पेल की ग्लो उसके शरीर को घेर लेती है और तकारू को ग्रेसफुली ज़मीन पर सेटल होने में मदद करती है। वह राहत में बैठ जाता है, लेकिन अपने चारों ओर ओर्स के सिंबल्स देखता है। तकारू अपना हैमर निकालता है और सारा ओर माइन करने लगता है। वह एक टुकड़ा तोड़ता है और पता चलता है कि यह सिल्वर ओर है, लेकिन कोई माइथिल नहीं मिलता। वह फिर से एक सर्च स्पेल का उपयोग करता है और कुछ हिडन ओर पाता है, लेकिन ज़मीन को अपने चारों ओर हिलते हुए महसूस करता है। वह ओर लेने और जल्दी से निकलने का डिसाइड करता है। छिपी हुई रॉक को उजागर करने के लिए एक फायरबॉल स्पेल का उपयोग करता है। एक बार जब स्पेल रॉक को तोड़ता है तो तकारू को अंदर गहराई में माइथिल के कुछ छोटे टुकड़े मिलते हैं। वह कम अमाउंट से डिसअपॉइंटेड होता है और खोजने के लिए हिलती हुई ज़मीन को इग्नोर करता है। वह केव के बाकी हिस्सों को एक्सप्लोर करता है और उसकी गहराई में एक प्रिस्टीन अंडर वाटर लेक पाता है। वह पानी को स्कैन करने के लिए दौड़ता है और पता चलता है कि यह SS रैंक्ड मैजिक एलिमेंटल वाटर है। तकारू वैल्यूएबल फाइंड से एक्साइटेड महसूस करता है, लेकिन पता चलता है कि यह वास्तव में एक एंशिएंट ड्रैगन्स नेस्ट का पानी है। एक गहरी आवाज़ गूंजती है, घुसपैठिए की आइडेंटिटी पूछती है, लेकिन तकारू इसे इग्नोर करता है और सोचता है कि पानी कैसे कलेक्ट किया जाए। वह पानी पीने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक पानी फूटता है और ड्रैगन बाहर आता है। वह गुस्से में तकारू को उसे इग्नोर करता है, इग्नोर करना बंद करने का ऑर्डर देता है और वह क्रीचर को साइलेंस में देखता है। ड्रैगन नोटिस करता है कि तकारू उसकी उपस्थिति में कितना काम है और तकारू उसके लेयर में घुसपैठ करने के लिए अपोलोजाइज़ करता है। जैसे ही ड्रैगन तकारू के शरीर की जांच करता है, उसे उसके सामने सबमिट करने में अजीब लगता है। ड्रैगन तकारू के करेज के लिए रिस्पेक्ट महसूस करता है और उसकी आइडेंटिटी पूछता है। तकारू खुद को ह्यूमन बताता है,
अपने शरीर में वास्ट अमाउंट्स ऑफ माना से ड्रैगन को सरप्राइज करता है। ड्रैगन बताता है कि तकारू के माना ने उसे जगाने पर फोर्स किया, लेकिन वह कंफ्यूज महसूस करता है। ड्रैगन तकारू को बताता है कि उसका माना उसके जितना ही पावरफुल है, और तकारू आखिरकार महसूस करता है कि वह एक एंशिएंट बीस्ट से बात कर रहा है। ड्रैगन नॉड करता है और अपना परिचय वैल्ड्यूस के रूप में देता है। तकारू पूछता है कि क्या वह उसे वी कह सकता है, और वाल्डियस अग्रीज होता है। वह तकारू से एक फेवर मांगता है, कहता है कि वह अपनी अविश्वसनीय पावर से उसके चिल्ड्रन को जगा सकता है। तकारू सरप्राइज महसूस करता है तो वी समझाता है कि उसके लेयर के चारों ओर मैजिक एलिमेंट स्टैग्नेटेड हो गया है। वह अपनी सेवाओं के लिए तकारू को भुगतान करने की ऑफ़र देता है और रिवॉर्ड के रूप में शुद्ध माइथिल ओर का एक बड़ा क्लस्टर समन करता है। तकारू वी से पूछता है कि एग्स कहाँ हैं, और ड्रैगन पानी से एक बड़ा ब्लैक एग समन करता है। वह इसे तकारू को भेजता है, जो एग को अपने कान से लगाता है और अंदर बेबी ड्रैगन की हल्की हार्टबीट सुनता है। तकारू सोचता है कि अंदर के बेबी को कैसे जगाया जाए, और वी उसे एग के अंदर अपना माना पूर करने को कहता है। वी समझाता है कि यह लाइट स्पेल बनाने जैसा ही है, तो तकारू एग को हीट अप करने का डिसाइड करता है। हीट अप होने के बाद एग एक पावरफुल ऑरा रिलीज़ करता है और तकारू के सारे माना को अंदर खींचना शुरू कर देता है। वी एक विलेन की तरह हंसने लगता है और तकारू को महसूस होता है कि उसे इस शेडी ओल्ड बीस्ट ने ड्यूप्ड किया है। अपनी स्ट्रेंथ खोते हुए तकारू की विजन फेड्स होती है और वह खुद को पानी में डूबता हुआ महसूस करता है। तकारू सपने में एक अजीब आवाज़ सुनता है, उसे इतना केयरलेस होने के लिए डांटता है। एक आदमी तकारू के सामने आता है और बताता है कि उसे ड्रैगन से भाग जाना चाहिए था। आदमी तकारू को बताता है कि वह हज़ारों सालों से प्लैनेट माथियस के साथ टॉइंग कर रहा है, लेकिन तकारू ने वहां अपने दूसरे दिन ही पूरी दुनिया को शेकन कर दिया है। आदमी सोचता है कि तकारू की केयरलेसनेस स्पेस मैनेजर की प्रोटेक्शन को कमज़ोर कर देगी, इससे पहले कि वह याद करे कि तकारू एक क्यूट पार्टनर चाहता था। जैसे ही तकारू की आंखें फिर से बंद होने लगती हैं, आदमी उसे बताता है कि वह कुछ ट्रबल डिज़र्व करता है, इससे पहले कि तकारू कोई एक्सप्लेनेशन मांग पाए। विजन फेड्स होती है और वह रियल वर्ल्ड में जागता है। तकारू अंधेरी केव में एक क्यूट वॉइस को चीखते हुए सुनता है और वी पूछता है कि क्या वह फाइन है। तकारू सोचता है कि वी एक फेक वॉइस से उसे प्रैंक कर रहा है और उसे एक्सपोज करने के लिए एक लाइट स्पेल का उपयोग करता है। हालांकि उसे एक ड्रैगन हैचलिंग उस पर चीखता हुआ मिलता है, जो सीधे उसके चेहरे पर जंप करता है। तकारू बेबी ड्रैगन को नीचे रखने के बाद वी उसे नेम देने को कहता है। तकारू सरप्राइज महसूस करता है कि वी उसे अपने बच्चे को नेम देने दे रहा है। ड्रैगन समझाता है कि उसके बच्चे का पहले से ही एक ड्रैगन नेम है, लेकिन तकारू को उसे उसका कॉमन नेम देना चाहिए। तकारू खड़ा होता है और अपने दिमाग को रैक करता है और उसके ब्लैक रंग के लिए उसे बी बुलाने का डिसाइड करता है। अपने नए नेम को लव करते हुए बी अपनी अप्रिसिएशन दिखाने के लिए तकारू के चेहरे को चाटना शुरू कर देता है। वी अपने बच्चे को उसके पूरे नेम ब्लैक नोबी वाल्डियस से बुलाता है और सूटेबल निकनेम के लिए तकारू की प्रशंसा करता है। फिर वह बी को तकारू के साथ दुनिया घूमने की परमिट देता है। तकारू बेबी को अपनी पार्टी में शामिल होते हुए महसूस करता है और वी को याद दिलाता है कि उसे अपने न्यूबॉर्न बेबी के साथ कुछ समय बिताना चाहिए। वह सोचता है कि वी को अपने बेबी पर एक स्ट्रेंजर पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन वी तकारू पर ट्रस्ट करता है क्योंकि वह उससे स्ट्रॉन्गर है। फिर वह तकारू के बैग पर एक बीम कैस्ट करता है, इससे पहले कि वह पानी में वापस डूब जाए। जैसे ही बी तकारू के चेहरे पर स्लॉबरिंग जारी रखता है, वी गुड बाय कहता है, इससे पहले कि वह गहराई में वैनिश हो जाए। तकारू सूरियल एक्सपीरियंस से सरप्राइज महसूस करता है और बी से गंभीरता से पूछता है कि क्या वह एक गैदरिंग जर्नी के लिए तैयार है। बी खुशी से अग्रीज होता है, इसलिए वह उनके आने वाले एडवेंचर्स के दौरान अपनी नाक की प्रोटेक्ट करने के लिए उसके स्टिंकी बॉडी को धोता है। तो यह न्यू आइसेकाई एनिमे कैसा लगा कमेंट, और नेक्स्ट पार्ट को मिस न करने के लिए सब्सक्राइब करें। गुफा से बाहर आने के बाद तकारू ने बी को जंगल में खुशी से भिनाभिनाते हुए देखा। रात में ट्रैवल करना ठीक नहीं लगा, इसलिए उसे वहीं कैंप आउट करने का फैसला किया क्योंकि उसे भूख लगी थी। खाने की तैयारी करते हुए उसने मैजिक एलिमेंटल वाटर निकाला। पानी देखकर उसे याद आया कि वी ने उसके पानी को मैजिक लेक से जोड़ दिया था ताकि वह बी को खाना दे सके। बी ने पानी पिया और मांगा
तो तकारू ने उसे एक और कप दिया, लेकिन बी ने वह कप तकारू को वापस दिया। तकारू ने वह तरोताज़ा पानी पिया। पानी पीने के बाद तकारू ने कुछ मैजिक स्टोन्स रखे और उनके चारों ओर एक बैरियर बना दिया। इन कीमती स्टोन्स का इतनी आसानी से इस्तेमाल करते हुए उसे याद आया कि इस दुनिया में ये कितने वैल्यूएबल हैं, पर चूंकि वह खुद के माना से मैजिक स्टोन्स बना सकता था, इसलिए छोटी मोटी चीज़ों के लिए वह इन्हें इस्तेमाल करने में फ्री महसूस करता था। एक और मैजिक स्टोन लेकर तकारू ने उसे गर्म करके कुकिंग शुरू कर दी। बी भी हैरान हो गई जब उसने तकारू को महंगे स्टोन्स को किचन स्टोव बनाते देखा। तकारू ने पहले की तरह स्टेक और स्टू बनाया और एक्साइटेड था क्योंकि खाना बहुत टेस्टी था। उसने देखा कि बी मीट को देखकर ड्रूल कर रही थी, पर उसे डर था कि कहीं यह फॉरेन फूड उसे नुकसान न पहुंचाए। तकारू ने उसे थोड़ा सा दिया, लेकिन बी का मुंह गर्म खाने से जल गया। मदद के लिए तकारू ने खाने पर फूंक मारकर उसे ठंडा किया। आखिरकार बी ने स्ट्यू का मज़ा लिया और उसका पेट भर गया। लेटे हुए बेबी ड्रैगन को देखकर तकारू ने सोचा कि वह अपने पिता को छोड़ने पर दुखी क्यों नहीं है। जवाब में बी ने तकारू को गले लगा लिया, जिससे उसे एहसास हुआ कि वह उसके साथ रहकर खुश है। तकारू को बी का जवाब पसंद आया और उसने बी के स्टैट्स चेक किए। इतनी कम उम्र में भी बी एक शक्तिशाली बी रैंक पर थी, जिसके पास बहुत सारी शक्तिशाली एलिमेंटल एबिलिटीज़ थीं। तकारू को बी के बारे में सीरियस होना पड़ा, पर उसने सोचा कि वह अभी भी एक किड है जिसे सही से पालना होगा। उस आलसी बेबी को देखकर उसने उसे सीरियसली वार्न किया कि वह कुछ भी डेंजरस न करे, भले ही वह कितनी भी स्ट्रांग हो। तकारू ने बी को याद दिलाया कि अगर कुछ गलत हुआ तो उसे वी से डांट पड़ेगी, पर वह उसके बात पूरी करने से पहले ही सो गई। उसे सोते हुए देखकर तकारू ने सोचा कि क्या स्पेस मैनेजर ने जानबूझकर उसे एक रेप्टाइल पार्टनर दिया है। अगले दिन तकारू दोबारा फॉरेस्ट पहुंचने के लिए एक पहाड़ पर चढ़ा। उसे यह देखकर हैरानी हुई कि दिन के समय फॉरेस्ट कितना पीसफुल लग रहा था। तकारू ने सोचा कि उसे आइस स्काई वर्ल्ड के नियमों के बारे में ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। जब भी खेलने लगी तो तकारू ने बेचने के लिए और हर्ब्स ढूंढने के लिए अपनी सर्च स्किल का इस्तेमाल किया। जैसे ही उसे कुछ नई हर्ब्स मिली, बी डरकर वापस आ गई। तकारू ने मॉन्स्टर्स को ढूंढा और उस इलाके में कई मॉन्स्टर्स को डिटेक्ट किया। पिछली बार के अनुभव को याद करके जब मॉन्स्टर्स उसकी गंध से डर गए थे, तकारू को लगा कि गुफा जाने से उसकी गंध धुल गई है। कुछ मॉन्स्टर लूट पाने की चाह में वह मॉन्स्टर से लड़ने के लिए तैयार हो गया। अचानक एक खूंखार रॉक फैल्कन ने तकारू के पीछे दहाड़ लगाई, लेकिन तकारू को वह उस भयानक बॉल के मुकाबले अडोरेबल लगा। चिड़िया का मीट देखकर तकारू ने उसे KFC में बदलने का फैसला किया। जैसे ही चिड़िया ने तकारू पर चार्ज किया, उसने एक शील्ड बनाई और अटैक करने के लिए कुछ आइस नीडल्स तैयार किए। एक ही अटैक से तकारू ने चिड़िया को चिकन कार्कस में बदल दिया। फिर उसने अपने चारों ओर कुछ सरपेंट वुल्फ्स को देखा। जैसे ही एक वुल्फ तकारू की ओर दौड़ा, उसने एक स्पीड एनहेंसमेंट एबिलिटी का इस्तेमाल किया और उसके अटैक से बचने के लिए कूद गया। फिर उसने दूसरे स्किल से अपने शरीर को हार्डन किया और वुल्फ की खोपड़ी पर लात मारी। उसे ख़त्म करने के बाद तकारू ने 2 और वुल्फ्स को ख़त्म किया, लेकिन एक चालाक वुल्फ उसके पीछे से आया। हालांकि उसने बाकी वुल्फ्स को ख़त्म करने से पहले उसे आसानी से दूर खदेड़ दिया। तकारू ने सभी मॉन्स्टर मीट और मटेरियल्स को इकट्ठा करना शुरू कर दिया, लेकिन उसे और भी मॉन्स्टर्स पास में दिखाई दिए। अपना पूरा दिन लड़ने में बर्बाद नहीं करना चाहता था। तकारू ने भागने के बारे में सोचा तो बी ने उसे पकड़ लिया और अपने पंख फड़फड़ाने की ज़ोरदार कोशिश की। तकारू को नहीं लगा था कि बी उसे उठाने के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसे हैरानी हुई जब बी ने उसे उठा लिया। बी को आसानी से उड़ने में मदद करने के लिए तकारू ने एक स्पेल से अपना वज़न कम कर लिया और बी उसे लेकर तेज़ी से आसमान में उड़ गई। जैसे ही तकारू को होश आया, बी उसे स्पेस में ले गई तो उसने उसे बताया कि वह बहुत ऊंचा जा रही है। हैरान होकर बेबी ड्रैगन ने तकारू को ज़मीन पर गिरा दिया। जब तकारू उठा तो बी उसका चेहरा चाट रही थी और उसे एहसास हुआ कि बी सच में उसे फॉरेस्ट से बाहर ले आई थी।
तकारू बी की तेज़ स्पीड से शॉक था और उसने मदद के लिए उसे थैंक किया। हालांकि उसने ड्रैगन को अगली बार धीमे रहने के लिए कहा, क्योंकि वह उसकी पूरी पावर को संभाल नहीं सकता था। अपनी तारीफ से खुश होकर बी ने तकारू को गले लगाने की कोशिश की, लेकिन गलती से उसके पेट में हेडबट मार दिया। इसके बाद वे टॉर्मी विलेज की ओर वापस जाने लगे। वापस जाते समय बी ने तकारू के हाथ में एक अजीब शाखा देखी, तो तकारू ने समझाया कि इसे एक द्रुसल ब्रांच कहते हैं। तकारू ने बताया कि यह एसएस रैंक लेजेंडरी आइटम उसके पास इस दुनिया में उसके पहले दिन से था, लेकिन इसकी पावर्स अभी इनएक्टिव हैं। बी ने सिर हिलाया और शाखा पर थोड़ा स्मोक फूंका। तकारू यह देखकर शॉक था कि बी की मैजिक ब्रेथ ने सच में उस सोए हुए आइटम को वेकअप कर दिया था। उसने सोचा कि इस नए स्टाफ का इस्तेमाल कैसे करे, सोचते हुए कि यह उसे एक गैदरर के बजाय एक मैजिशियन जैसा दिखाएगा। अचानक उन्हें फॉरेस्ट में एक ग्राउल की आवाज़ सुनाई दी और तकारू ने बी को अलर्ट रहने के लिए कहा। जैसे ही तकारू ने सोचा कि क्या यह कोई और मॉन्स्टर है, बी अचानक उस आवाज़ की ओर उड़ गई। तकारू उसके पीछे भागा, यह उम्मीद करते हुए कि बेबी सेफ रहे। उसने बी को एक पेड़ के चारों ओर घूमते हुए पाया और उसके नीचे एक युवा एल्फ को गिरा हुआ देखा। तकारू ने सोचा कि क्या उस ग्राउलिंग मॉन्स्टर ने उस पर हमला किया है, लेकिन एल्फ के भूखे पेट ने उसके सवाल का जवाब दिया कि उसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। एल्फ ने कुछ पानी मांगा। तकारू ने अपने बैग से उसके लिए ताज़ा पानी निकाला, जिसे उसने जल्दी से गटक लिया। एल्फ ने तकारू को उसकी मदद के लिए थैंक किया, लेकिन उसे अभी भी भूख लग रही थी, यह याद करके कि उसके पास अभी भी कुछ लंच बचा है। तकारू ने उसे एक सैंडविच दिया और एल्फ ने उसे लालच से खा लिया। जब लड़की ने इस हेवनली मील की तारीफ़ की, तो तकारू को एक एल्फ को इतना अनरिफाइंड व्यवहार करते देखकर शॉक्ड हुआ। उसने लड़की को याद दिलाया कि भूखे व्यक्ति को बासी ब्रेड भी स्वादिष्ट लगेगा, और लड़की ने कहा कि उसने अपनी विल टू लिव वापस पा ली है और सोच रही थी कि उसका खाना इतनी जल्दी कैसे ख़त्म हो गया। तकारू ने उसे याद दिलाया कि विलेज फॉरेस्ट से ज़्यादा दूर नहीं है। जब उसने बताया कि वह जल्दी में निकली थी, तो तकारू ने उसे इतना केयरलेस होने के लिए डांटा। एम्बैरेस्ड होकर लड़की समझाने की कोशिश करने लगी, लेकिन तकारू को उसकी गंदी बदबू महसूस हुई। उसे निराशा हुई कि उसे फूलों के बजाय पूप जैसी बदबू आ रही थी, और एल्फ लड़की उसकी रूड रिमार्क से ऑफेंडेड हो गई। तकारू को उसकी मदद के लिए थैंक करने के बाद वह उठकर जाने लगी और फॉरेस्ट से होकर तेज़ी से भागी। एल्फ लड़की के जाने के बाद तकारू घर जाते समय कुछ और मटेरियल्स इकट्ठा करने लगा। फॉरेस्ट के बाहर वी ने कुछ देखा और तकारू ने सड़क पर एक कैरेज को देखा। जैसे ही कैरेज पास आई, तकारू ने देखा कि उसे एक खास रैंक यूनिकॉर्न हॉर्स खींच रहा था। कैरेज ड्राइवर, जिसका नाम पोरोन था, उसने तकारू से पूछा कि वह फॉरेस्ट में अकेला क्या कर रहा है, तो तकारू ने उसे बताया कि वह टॉर्मी विलेज जा रहा है। पोरोन हैरान था कि वह सारा रास्ता पैदल चल रहा था, जबकि उसकी पत्नी और बच्चे जिज्ञासा से देख रहे थे। उसके हाथ में स्टाफ देखकर उसने तकारू से पूछा कि क्या वह मैजिशियन है। तकारू ने जल्दी से समझाया कि वह सिर्फ एक गैदरर है, और पोरोन उसकी रेयर जॉब से इम्प्रेस्ड हुआ और बताया कि वह भी टॉर्मी जा रहा है। पोरोन ने तकारू को राइड की ऑफ़र दी। तकारू ने मना कर दिया, यह कहते हुए कि वह कैरेज में फ़िट होने के लिए बहुत बड़ा है, और पोरोन के बच्चे तकारू के अजीब अपीयरेंस पर हंसने लगे। हालांकि पालोम ने जोर दिया कि तकारू उसके साथ राइड करे, इसलिए वह कैरेज के पीछे बैठ गया। कैरेज में बैठते हुए तकारू ने सोचा कि इस दुनिया के सभी बच्चे उसे इतना क्यों पसंद करते हैं। पोरोन ने उसे उसके साइज़ के लिए छेड़ा और तकारू ने इतनी जगह लेने के लिए फिर से अपोलोजाइज़ किया। पोरोन ने कहा कि उसे फेलो टॉर्मी रेजिडेंट की मदद करने में कोई दिक्कत नहीं है, और उसके परिवार ने भी सहमति दी, जबकि तकारू को हैरानी हुई कि इतने छोटे बच्चे एक डेंजरस ट्रिप पर जा रहे हैं। पोरोन की बेटी, जिसका नाम यूनान था, ने उसे एक गिफ्ट दिया। काइंड गिफ्ट को स्वीकार करते हुए तकारू ने पूछा कि परिवार उस पर इतनी आसानी से ट्रस्ट क्यों कर रहा है।
पोरोन के बेटे किन ने उसे बताया कि अगर तकारू कोई बैड गाय होता तो उनकी मैजिकल आइटम उन्हें अलर्ट कर देती। तकारू ने मैजिक स्टोन वाली छोटी सी बेल को देखा और सोचा कि वह भी ऐसा आइटम बना सकता है। फिर उसे अपना इंट्रोडक्शन देना याद आया और पोरोन की पत्नी एलाइजा ने भी अपना इंट्रोडक्शन दिया। अचानक भी तकारू के बैग्स में संघर्ष करने लगी और चो ने इसे देखा। उन्होंने अजीब आवाज़ के बारे में पूछा, लेकिन तकारू ने इसे छिपाने की कोशिश की क्योंकि वह एक रेयर मॉन्स्टर है। एलाइजा ने उसे बताया कि एडवेंचरर्स के लिए मॉन्स्टर पेट्स रखना ज़्यादा रेयर नहीं है, इसलिए उसने उन्हें उसे देखने दिया। जैसे ही बी बाहर आई, बच्चे उस पर फॉनिंग करने लगे, जबकि पोरोन और उसकी पत्नी शॉक थे कि तकारू को एक रेयर ड्रैगन मिला है। बी की ट्रू आइडेंटिटी एक एंशिएंट ड्रैगन को छिपाने के लिए तकारू ने उन्हें बताया कि वह सिर्फ एक ब्लैक ड्रैगन है। उन्होंने सोचा कि क्या वह ड्रैगन नाइट है, तो तकारू ने समझाया कि उसने बस एक ड्रैगन एग से हैच किया है जो उसे मिला था। जब भी तकारू को प्लेडो की तरह इस्तेमाल कर रही थी, पोरोन हैरान था कि वह अकेले एक ड्रैगन एग को हैच कर सकता है। तकारू ने एलाइजा से पूछा कि ड्रैगन्स कितने रेयर होते हैं और उसने समझाया कि ड्रैगन नाइट को देखना ही अनकॉमन है, लेकिन रियल ड्रैगन्स और भी मुश्किल से मिलते हैं। वीडियो गेम्स से ड्रैगन नाइट्स के बारे में सोचते हुए तकारू ने सोचा कि क्या उसे इस दुनिया में कोई मिल सकता है। बाद में रात में जब वे ब्रेक के लिए रुके, तकारू ने बैरियर लगाने के लिए अपने मैजिक स्टोन्स का इस्तेमाल किया। पोरोन को रिलीफ महसूस हुआ कि कोई मॉन्स्टर्स उन्हें परेशान नहीं करेगा और तकारू ने उसे बताया कि बी किसी भी सस्पिशियस चीज़ पर नज़र रखेगी। बेबी बी के चारों ओर उड़ने से परिवार को उसकी पावर से सेफ महसूस हुआ। जब एलाइजा रात का खाना तैयार करने लगी, तकारू ने पूछा कि क्या वह रात का कुकिंग संभाल सकता है। जैसे ही उसने अपने बैग से अपना कुकिंग सेट निकाला, बच्चों को लगा कि तकारू एक असली मैजिशियन है। तकारू ने समझाया कि यह सिर्फ एक बॉटमलेस स्टोरेज बैग है और फिर कुक करना शुरू कर दिया। जैसे ही खाना बन गया, परिवार खाने के लिए एक्साइटेड था। तकारू के उन्हें शुरू करने के लिए इनवाइट करने के बाद बच्चों ने पहले खाना शुरू किया और तुरंत फूड के लव में पड़ गए। पोरोन और एलाइजा ने भी कुछ खाना खाया और एलाइजा ने तकारू के कुकिंग की तारीफ़ की। हालांकि पोरोन चुप रहा और उसके कंधे हिल रहे थे, इसलिए एलाइजा ने उससे पूछा कि क्या वह ठीक है। अचानक उसने आंसू और बलगम भरे चेहरे से ऊपर देखा, रोते हुए कि उसे अपनी जर्नी के दौरान सभी बेस्वाद ड्राइड मीट्स के बाद आखिरकार रियल फूड खाने को मिला है। पोरोन की एग्जैजरेटेड प्रेज़ पर तकारू हंसने लगा, लेकिन पोरोन ने ज़ोर देकर कहा कि उसने फूड के टेस्ट को बढ़ाने के लिए किसी तरह के मैजिक का इस्तेमाल किया है। यहाँ तक कि बच्चे भी अपने पिता की मज़ेदार हरकतों पर हंसने लगे और फिर रात का खाना ख़त्म किया। जब वे डन हो गए, पोरोन ने एक गिटार निकाला और एलाइजा ने म्यूज़िक के साथ गाना शुरू किया। तकारू पोरोन के खुश बच्चों के साथ खेलने लगा, परिवार के साथ सिंपल जॉय बांट रहा था। उसे पृथ्वी पर अपना लोनली लाइफ याद आया। पोरोन के परिवार के साथ अपना समय एंजॉय करते हुए तकारू ने सोचा कि दूसरे लोगों के साथ समय बिताना एक अमेजिंग एक्सपीरियंस है। इस बात से खुश होकर कि आई स्काई वर्ल्ड ने उसे दूसरे लोगों के साथ एक नया जीवन दिया है, उसने खेलने के बाद बी को सुला दिया। बेबी ड्रैगन के खर्राटों के साथ तकारू अपने बेड में लेट गया, सुंदर स्टारी स्काई को देख रहा था। अगले पार्ट को मिस न करने के लिए सब्सक्राइब करें और लाइक एंड शेयर। अगली सुबह जल्दी तकारू अपने टूल्स को मेंटेन कर रहा था, जबकि मर्चेंट और उनकी वाइफ गांव के लिए निकलने की तैयारी कर रहे थे। ब्रेकफास्ट के बाद उन्होंने अपना जर्नी फिर से शुरू किया और जल्द ही ग्रुप टॉर्मी विलेज के बाहर पहुंच गया। सामने के गेट पर तकारू कैरेज से नीचे उतरा और साथ में ट्रैवल कराने के लिए मर्चेंट और उनके परिवार को थैंक्स कहा। मर्चेंट ने भी तकारू की अच्छाई के लिए उसे अप्रिशिएट किया और गांव के अंदर अपने घर की ओर जाने से पहले उसे थैंक्स कहा। गेट गार्ड ने तकारू के पास आकर बताया कि यह परिवार सिर्फ स्प्रिंग में गांव आता है और विंटर में सिटीज़ में रहता है। तकारू को सरप्राइज़ हुआ और गार्ड ने एक्सप्लेन किया कि मर्चेंट दूसरे रीजन्स में नीटेड मटेरियल्स बेचकर लिविंग कमाता है। तकारू को याद आया कि मर्चेंट ज़्यादातर समय
उदास क्यों दिख रहा था और उसने अस्यूम किया कि इस सीज़न बिजनेस अच्छा नहीं रहा होगा। वह कम से कम इस बात से ग्लैड था कि वह अपनी चीट स्किल से मटेरियल्स गैदर कर सकता है और मानता है कि वह सच में गॉड्स ब्लेस्ड है। ताकरू कलेक्टर जेरोम की शॉप पर गया ताकि उसने जो मटेरियल्स गैदर किए थे उन्हें बेच सके। साथ ही जेरोम ने जिस माइथिल ओर को रिक्वेस्ट किया था वह भी उसे दिया। जेरोम ने माइथिल ओर को ध्यान से देखा और काफ़ी हेमिंग एंड होइंग के बाद उसने सांस छोड़ी और ताकारू को यह ग्रेट न्यूज़ दी कि यह माइथिल ओर असल में माइथिल मैजिक ओर है। ताकारू यह पहले से जानता था क्योंकि उसने जानबूझकर माइथिल मैजिक ओर को माइथिल ओर में मिलाया था, लेकिन उसने सरप्राइज़ होने का एक्ट किया। जेरोम ने ताकारू से पूछा कि उसे इतना बड़ा ट्रेजर कैसे मिला, यह मेंशन करते हुए कि यह और एक लेजेंडरी ऑब्जेक्ट है। यह जानकर ताकारू को सच में शॉक लगा, जिससे उसे रियलाइज़ हुआ कि उसकी स्किल्स कितनी ब्रोकन हैं। उसे और भी सरप्राइज़ तब हुआ जब उसे पता चला कि उसने जो और कलेक्ट किया है वह इस कंट्री के पास मौजूद सभी मैजिक स्टोन्स की कंबाइंड पावर से ज़्यादा पावर देने के लिए इनफ है। यह एक काफ़ी सीरियस मैटर है। इसलिए ताकारू ने क्लेम किया कि इस बार वह लकी था, लेकिन जेरोम को ऐसा नहीं लगा। जेरोम को सर्टेनिटी थी कि ताकारू एक एक्सेप्शनली टैलेंटेड प्रोडिजी लेवल मटेरियल गैदरर है, लेकिन उसे अजीब यह लगा कि ताकारू में कॉमन सेंस की कितनी कमी है। उसे वेल विशिंग करते हुए जेरोम ने ताकारू को बेल्काइम सिटी जाने की एडवाइस दी, यह अश्योर करते हुए कि अगर वह वहां जाता है तो उसे हर तरह की वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिल सकेगी। जेरोम का मानना था कि ताकारू जैसे आदमी के लिए सक्सेसफुल और फेमस बनना ज़्यादा ईजियर होगा। ताकारू ने एक सेकंड के लिए सोचा और फिर जेरोम के प्रोपोजिशन पर अग्री हो गया। बाद में उसी रात ताकारू अपने इन पर वापस आकर एक एनसाइक्लोपीडिया पढ़ रहा था। जाहिर है उसे नहीं पता था कि एडवेंचरर्स गिल्ड क्या होती है, इसलिए वह उस बुक में इन गिल्ड्स के बारे में डिटेल्स ढूंढ रहा था। एनसाइक्लोपीडिया के कंटेंट्स को अच्छी तरह से पढ़ने के बाद ताकारू ने एडवेंचरर्स गिल्ड में शामिल होने और ऑफिशियली एक एडवेंचरर बनने का डिसाइड किया, क्योंकि इस तरह वह इस ब्यूटीफुल इसेकाई वर्ल्ड में ट्रैवल करते हुए मनी कमा सकता था। उसी समय वह बेल्केम जाने के लिए पम्प्ड अप हो गया, लेकिन वह रश में नहीं था क्योंकि वह इस गांव में कुछ और थिंग्स करना चाहता था। अगली सुबह सबसे पहले उसने एक बूचर से फॉरेस्ट में हराए गए मॉन्स्टर्स के मीट को कटवाया। इन मटेरियल्स के साथ उसने रात में गांव वालों के लिए एक फीस्ट रखा। अगले दिन वह विल्डरनेस में और हर्ब्स कलेक्ट करने के लिए बाहर गया और उसके अगले दिन गांव छोड़ने का मन बना लिया। वह सीजनिंग्स खरीदने के लिए एक लेडी शॉप गया और जब उन्हें पता चला कि वह जाने का प्लान बना रहा है तो वह उदास हो गईं और उसे अश्योर किया कि बाकी सभी गांव वाले भी उदास होंगे और उसे बहुत याद करेंगे। वह जानती थीं कि वह उसे रुकने के लिए फोर्स नहीं कर सकती हैं, इसलिए उन्होंने उसकी जर्नी के लिए उसे बेस्ट विशेस दी और अपने घर के बने फूड रेशंस का एक लॉट पैक कर दिया। चूँकि बेल्काइम पहुंचने में ऑलमोस्ट अ मंथ लगने वाला था, हालांकि ताकारू और गांव वालों के बीच के रिलेशनशिप को ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया था। यह एविडेंट था कि सभी उसे बहुत एडोर करते थे। वापस अपने इन पर ताकारू ने रिवील किया कि जेरोम ने माइथिल ओर नहीं खरीदा, इसलिए वह अभी भी उसके पास है। ताकारू ने सोचा कि उसे इसका क्या करना चाहिए। बी भी डीप थॉट में चला गया, लेकिन यह टाइनी ड्रैगन के लिए टू कॉम्प्लेक्स टॉपिक था, इसलिए उसने इसके बजाय स्लीप करना चुना। ताकारू सोचता रहा और डिसाइड किया कि इस इनवैल्यूएबल आइटम का यूज़ गांव वालों के लिए कुछ यूज़फुल बनाने में करेगा, क्योंकि उन्होंने उसके लिए बहुत कुछ किया है। उसे मैजिक का यूज़ करके माइथिल ओर को एक ऑयल लैंप में इन्फ्यूज़ करने का आइडिया आया और अपने पहले ही ट्राई में उसने सक्सेसफुली वह आइटम बना लिया। बाद में अगली सुबह जल्दी गांव वाले ताकारू को फेयरवेल कहने के लिए गेट के सामने गैदर हुए। उन्होंने उसे अपनी वेल विशेस और प्रेयर्स दी और ताकारू ने इतना काइंड होने के लिए उन्हें थैंक्स कहा। उसने अपने द्वारा बनाया गया मैजिक आइटम बाहर निकाला और गार्ड को सौंप दिया, यह स्टेट करते हुए कि यह मैजिक आइटम गांव को एक बैरियर में एनवेलप कर देगा जो इल इंटेंशंस वाले लोगों को एंटर करने से रोकेगा। यह आइडिया तब आया जब ताकारू ने मर्चेंट फैमिली के पास मौजूद मैजिक बेल को देखा था। यह एक ग्रेट मैजिकल आर्टिफैक्ट था, इसीलिए गांव वाले इसे फ्री में लेने में हेजिटेट कर रहे थे, लेकिन ताकारू ने इंसिस्ट किया, यह कहते हुए कि यह जगह उसका घर है और वह चाहता है
कि यहाँ के लोग तब तक सेफ रहें जब तक वह फ्यूचर में किसी दिन वापस नहीं आता। किसी भी केस में ताकारू एक और सेकंड नहीं रुका क्योंकि सब इमोशनल हो रहे थे और वह लिटरली अपने कंपेनियन बी के साथ गांव से डैश कर गया। जैसे ही वे एक साथ बेल्काइम की ओर जर्नी करते हैं, वह नोटिस किए बिना नहीं रह सका कि रोड कितना पीसफुल और काम है। खैर, उसने जिंक्स कर दिया क्योंकि जैसे ही वह इसका मेंशन करता है, वह अपने सामने एक जायंट क्रीचर देखता है। बिना किसी फियर के उसने क्रीचर क्या है ये चेक करने के लिए अपना स्कैन यूज़ किया और रियलाइज़ किया कि यह एक जायंट क्रैब है। जब उसने फिर से स्कैन रिज़ल्ट देखा तो उसने देखा कि क्रीचर एडिबल है और इससे वह और भी एक्साइटेड हो गया। उसने खुद को हार्डन कर लिया, क्रीचर पर अटैक करने के लिए रेडी। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी स्ट्राइक लॉन्च करता, बी ने पहले अटैक किया। बी ऊंचाई पर उड़ा और इतनी लाउड एक एको रिलीज़ की कि वह क्रैब के कानों में फट गई, जिससे वह इंस्टेंटली मर गया। ताकारू शॉक्ड रह गया। उसे नहीं पता था कि बी के पास उस तरह की स्किल थी। जैसे ही वह क्रीचर को लेने की तैयारी करता है, कुछ और क्रैब्स दूरी से बाहर निकल आते हैं। उसने अस्यूम किया कि यह इजी होगा क्योंकि क्रैब्स केवल साइडवेज चलते हैं। उसे शॉक लगा, ये सीधे उसकी ओर चार्ज करने लगे। लकीली बी ने उसे टाइम पर पकड़ लिया और ऊपर की ओर उड़ गया क्योंकि क्रैब्स एक दूसरे से टकरा गए। कोलिजन से 2 क्रैब्स मर गए और उसने आखिरी वाले को मारने के लिए सेट आउट किया। अपनी स्टिक का यूज़ करते हुए उसने फाइनल ब्लो दिया। उन्होंने क्रैब्स को पैकअप किया और कुक करने की तैयारी की। उसने फायरवुड सेटअप किया, अपना जाइगेंटिक पॉट बाहर निकाला और क्रैब को काटने के लिए अपना हाथ नाइफ में हार्डन किया। जल्द ही मील रेडी हो गया। उन दोनों ने एक बाइट लिया और टेस्ट ने उन्हें अमेज़ कर दिया। बी की ओर मुस्कुराते हुए ताकारू ने उसे रीएश्योर किया कि वे एक साथ ट्रैवल करते रहेंगे, स्ट्रेंज क्रीचर्स का हंट करेंगे और गुड मील्स का एंजॉय करेंगे। कई दिनों के ट्रैवलिंग के बाद उन्हें आखिरकार दूरी पर एक जायंट वॉल दिखाई दी। वॉल इतनी टॉल थी कि इस पर चढ़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था और ताकारू इस साइड से अमेज था। बेल्काइम सिटी को अल्जेरियो किंगडम में सिटी ऑफ कॉमर्स के रूप में जाना जाता है। यह एडवेंचरर्स के लिए एक छोटी सी गैदरिंग प्लेस के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन अब यह एक्सपीरियंस्ड फाइटर से भरी एक मिड साइज सिटी में ग्रो हो गया है। उसने अपना स्कैन चेक किया और डिस्कवर किया कि बेल्काइम में किंगडम की सबसे बड़ी एडवेंचरर्स गिल्ड है, जिसने उसे और भी एक्साइट कर दिया। जैसे ही वह वॉल के करीब आया, उसने एक लंबी क्यू नोटिस की। सिटी में एंटर करने से पहले हर किसी को स्कैन किया जा रहा था। वह लाइन में शामिल हो गया और ऑब्जर्व किया कि दूसरे लोग नॉर्मल बैग्स ले जा रहे थे। इसीलिए उसने अपने बैग को भी एक जैसा डिस्गाइज करने के लिए मैजिक का यूज़ किया। जब उसकी टर्न आई तो उसने बी को बैग के अंदर छिपा लिया और हॉल में स्टेप रखा। गार्ड ने उसका बैग इंस्पेक्ट किया, लेकिन कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला। गार्ड ने उसका ऑक्यूपेशन पूछा और उसने रिप्लाई किया कि वह एक गैदरर है। गार्ड ने अस्यूम किया कि वह अपना गुड्स बेचने आया है, लेकिन टाकारू ने एक्सप्लेन किया कि वह गिल्ड में शामिल होना चाहता है। उसके गोल के बावजूद गार्ड को अभी भी उस पर एक अवाल का यूज़ करना पड़ा, एक आइटम जो सिटी को सेफ रखने के लिए एक व्यक्ति के इंटेंशंस और माइंडसेट को रिवील करता है। गार्ड ने उसे स्कैन किया और देखा कि टाकारू कोई थ्रेट नहीं है। क्यूरियस होकर टाकारू ने सोचा कि जब लोग उसके स्टैट्स चेक करते हैं तो उन्हें वास्तव में क्या दिखाई देता है। उसने एबल को स्कैन किया और रियलाइज़ किया कि उसके अपने स्टैट्स एवरेज दिखते हैं। वह ब्लू के रूप में भी अपीयर होता है। उसे रिलीफ मिला कि गॉड्स ने उसे जो डिवाइन स्किल्स दी हैं वे ह्यूमन आइज़ को शो अप नहीं होती हैं। हालांकि गार्ड ने कुछ अनयूजुअल नोटिस किया, ड्रैगन्स ब्लेसिंग, और उसके बारे में पूछा। टैकरू ने बी को रिलीज़ किया, यह एक्सप्लेन करते हुए कि वह उसका पेट है जो ड्रैगन की तरफ से एक गिफ्ट है। गार्ड को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं मिली, लेकिन पूछा कि क्या कोई मार्क है जो शो करे कि बी सच में उसी का है। तकारू ने प्रूफ के तौर पर एक बैंगल का यूज़ किया जो उसे एक बार सिटी के बच्चों से मिला था। गार्ड ने नोट किया, लेकिन कहा कि वह फिर भी ड्रैगन की प्रेजेंस के बारे में मेयर को इन्फॉर्म करेगा। टाकारू को इससे कोई इशू नहीं था। गार्ड ने फिर उसे गिल्ड का डायरेक्शंस दिया। बाहर स्टेप रखते ही तकारू की आंखें सामने के लाइवली सीन पर वाइडन हो गईं। उसने चारों ओर देखा जब तक उसे एक बड़ी रेक्टेंगुलर बिल्डिंग नहीं दिखी, द गिल्ड। अंदर
वह लॉस्ट दिखा जब तक कि आरियाना नाम की एक लेडी ने अप्रोच करके उसका वेलकम नहीं किया। उसने उसे गिल्ड से इंट्रोड्यूस कराया। आरियाना ने उसे बैठाया और रजिस्ट्रेशन फॉर्म बाहर निकाला। हालांकि वह स्थानीय लैंग्वेज पढ़ और बोल सकता था, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि वह इसे लिख सकता है या नहीं। लकीली जब वह अपनी लैंग्वेज में लिखता है तो वर्ड्स ऑटोमेटिकली बेल्काइम की स्क्रिप्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, जिससे वह एक्साइटेड हो गया अपने फॉर्म में। उसने लिखा कि वह एक गैदरर है जो एक एडवेंचरर बनना चाहता है। आरियाना ने पूछा कि क्या उसने पहले कभी फ़ाइट किया है, और उसने उन क्रिएचर्स की लिस्ट दी जिनका उसने सामना किया था। कंफर्म करने के लिए उसने प्रूफ मांगा, इसीलिए उसने वह जायंट क्रैब बाहर निकाला जिसे उसने पहले मारा था। यह साइट आरियाना को टेरिफाई कर देती है और वह बोल्ट करके दूसरे एडवेंचरर्स को अलर्ट करती है। उनमें से एक ने टाकरू को स्कैन किया ताकि वह चेक कर सके कि वह डेंजरस है या नहीं। आदमी ने एक्सप्लेन किया कि टाकरू ब्लू के रूप में शो होता है, जिसका मतलब हार्मलेस है। टाकरू ने पूछा कि इसका क्या मतलब है, और आदमी ने क्लैरिफाई किया कि एवल की रीडिंग के अनुसार ब्लू सेफ्टी इंडिकेट करता है। यह अस्यूम करते हुए कि टाकरू क्रैब शेल्स बेचना चाहता है, आदमी ने आरियाना को रेज्यूम करने के लिए कहा, लेकिन टाकरू ने एक्सप्लेन किया कि वह एक एडवेंचरर के रूप में रजिस्टर कर रहा है और क्रैब खाने की प्लान बना रहा है। सभी शॉक दिखे। उन्हें यह भी नहीं पता था कि क्रैब्स एडिबल होते हैं। यही बात उन्हें बताती है कि वह कितना स्ट्रांग होगा। जब पूछा गया कि क्या वह किसी के साथ आया है, तो टाकरू ने बी को इंट्रोड्यूस किया। किसी को पेट के रूप में ड्रैगन के साथ देखकर सभी और भी स्टन हो गए। एक आदमी ने तो उसे अपनी पार्टी में शामिल होने के लिए इनवाइट भी किया, लेकिन टाकरू ने उसे इग्नोर कर दिया। वह बस ग्लैड था कि उसने सिटी में एक इम्प्रेशन बनाया है और मानता है कि वह यहाँ ग्रेड करेगा। जब उसका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया तो आरियाना ने उसे उसका टैग सौंपा, एक रैंक एफ एडवेंचरर्स बैच। उसने इसे प्राउडली पहना, यह नोटिस करते हुए कि यह बी की रिस्ट पर मौजूद बैंगल जैसा दिखता है। एक साथ उन्होंने अपने टैग्स को बम्प किया और मुस्कुराए। बेल्काइम की बसलिंग सिटी में उनके लिए इंतज़ार कर रहे एडवेंचर्स के लिए एक्साइटेड।